नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं डीप एस्ट्रो ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेस्ट योग के बारे में, योगास के बारे में। जितना मैंने अपने पर्सनल निजी जीवन में देखा है, मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि जिनके कुंडली में ये सब योग होता है, मतलब अभी मैं जो योगों के बारे में बात करूँगा, अगर इन सब योग होता है तो उन लोगों ने जीवन में कुछ अचीव किया है। वो लोग अचीवर्स होते हैं। वो लोग कोई साधारण इंसान नहीं होते बाकियों की तरह। तो चलिए वक्त को आगे ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के ये कार्यक्रम। उससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। इसीलिए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो आता है वो है पंच महापुरुष राजयोग। तो आप नाम सुनकर इस योग को समझ सकते हैं कि 5 प्लैनेट मिलकर के ये योग होता है। यानी कि जरूरत नहीं है कि आपकी कुंडली में इन पांचों प्लैनेट का ही योग बनना पड़ेगा। उनमें से कोई भी एक प्लैनेट का भी अगर योग बन जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग ही कहलाएगा। अब पंच महापुरुष योग में से वो कौन से प्लैनेट है जो आते हैं? वो है मार्स यानी कि मंगल, मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र और उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि। मंगल से जो हमारा योग बनता है, अगर मंगल अपने से कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में रहे, यानी कि वो अगर उच्च का रहे, ध्यान से सुनिएगा अभी मेरी बातों को, अगर वो मंगल अपने एक्सॉल्टेशन साइन में रहे यानी कि अगर उच्च का रहे, या फिर अपनी खुद के राशि में रहे, या फिर अपने खुद के राशि में रहे। मंगल की कौन सी राशि है? मंगल की होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि। यानी कि मंगल अगर अपने खुद के राशि में रहे, या फिर मंगल अगर अपने मूल त्रिकोण राशि में रहे। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि ही होती है। डिग्री वाइज उसको देखना पड़ता है, आप देख लीजिएगा। मंगल अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहे तो फिर ये मंगल से बना हुआ पंच महापुरुष राजयोग कहलाएगा। और इस योग का नाम क्या है दोस्तों? इस योग का नाम है रोचक पंच महापुरुष राजयोग। इस योग के होने से दोस्तों उस व्यक्ति के अंदर होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले तो उस व्यक्ति के अंदर भयंकर विल पावर होते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जिनके भी कुंडली में पंच महापुरुष योग में से रोचक राजयोग बना हुआ है, वो व्यक्ति सबके बीच में से, ध्यान से सुनिएगा, सबके बीच में से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है। उसके बाद जिस ग्रह से हमारा पंच महापुरुष राजयोग बनता है वो है मरकरी यानी कि बुध। वो कौन सा योग है जो बनता है? वो है भद्र योग। ठीक है, अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में भद्र योग है या नहीं। अब ये योग बुध से बन रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि बुध की क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर भर भर के होगी। यानी कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस व्यक्ति के अंदर भयंकर लेवल पे होगा। वो व्यक्ति अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सबको इम्प्रेस कर पाएगा। हाँ, बातें थोड़ा सा ज्यादा करेगा, लेकिन टॉकेटिव वे में भी वो व्यक्ति अपना इंटेलेक्चुअल माइंड का ही प्रमाण देगा। उस व्यक्ति के अंदर एक अट्रैक्टिव वॉइस भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव नेचर का भी हो सकता है। उसके बाद जो पंच महापुरुष योग में से जो ग्रह बनाता है वो है जुपिटर यानी कि देव गुरु बृहस्पति। वो कौन सा राजयोग है जो जुपिटर या फिर बृहस्पति बनाता है? वो है हंस राजयोग। ये हंस नामक पंच महापुरुष लग जाने से होता क्या है उस व्यक्ति के साथ? अब जुपिटर से यानी कि देव गुरु से ये योग लग रहा है, आप सोचिए एक बार। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा? उस व्यक्ति के अंदर भर भर के ज्ञान होगा। वो व्यक्ति बहुत ही एक वाइज्ड पर्सन होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। विजडम उस व्यक्ति के अंदर भर भर के होगा। जुपिटर उस व्यक्ति को अबंडेंस देगा क्योंकि जुपिटर इज ऑल अबाउट अबंडेंस। जुपिटर उस व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी देगा उसके लाइफ में। एक एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स, उस व्यक्ति के पास हमेशा एक एक दैवीय कृपा, जिसको हम कहते हैं ना कि दैवीय कृपा। उसके बाद पंच महापुरुष योग में से वो कौन सा ग्रह लगाता है? वो है वीनस यानी कि शुक्र। वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि मालव्य योग। उसको कहा जाता है मालव्य योग। मालव्य योग से होता क्या है? शुक्र से लग रहा है तो आप समझ ही सकते हैं लग्जरी, फेम,
लोग इनको पसंद करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। अगर किसी पुरुष की कुंडली में ये योग लगे तो आप समझ ही सकते हैं कि स्त्रियां इस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगी। मालव्य योग आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा कर देता है। नेम, फेम, मनी, मतलब हम मटेरियलिस्टिक सुख जितना सोच सकते हैं, मालव्य योग वो सब कुछ दे सकता है। अगर शुक्र अगर अपने एक्सॉल्टेशन साइन में रहे, अगर खुद के राशि में रहे, खुद का राशि मतलब कौन सा, अगर वृषभ राशि या फिर तुला राशि में रहे, या फिर अपने मूल त्रिकोण साइन में रहे, तो फिर मालव्य योग लगता है। मालव्य पंच महापुरुष राजयोग लगता है। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, उसके बाद आता है शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न से कौन सा पंच महापुरुष राजयोग लगता है, वो है शश नामक महापुरुष राजयोग। अब शश नामक महापुरुष राजयोग होने से इस व्यक्ति के अंदर आप क्या क्वालिटी को आइडिया करते हैं, इस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होगा। ये व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में चलेगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना कि सब ग्रह चमक जाते हैं लेकिन शनि धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब शनि चमकता है ना, तब सारे लोग देखते रह जाते हैं। इसीलिए ये व्यक्ति अपने जीवन में भी चमकेगा, लेकिन धीरे धीरे चमकेगा। लेकिन जब ये चमकेगा तब पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कम बातें करता है, लेकिन जितना भी बातें करता है वो मतलब शनि जब बातें करता है ना, तब उस बात में एक वजन होता है, एक गंभीरता होती है, एक डिसिप्लिन होता है, थोड़ा मैच्योर बातें करता है। एंड शनि इज ऑल अबाउट सोसाइटी, इसीलिए ऐसा इंसान सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल होता है, ऑनरेबल होता है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बने तो वो अपने कर्म के क्षेत्र में भी सक्सेस को पाता है, लेकिन वो 36 साल के एज के बाद पाता है। चलते हैं हमारे दूसरे योग की तरफ, जो कि है अखंड साम्राज्य योग। अब नाम सुनकर ही आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या दे सकता है। मतलब हम अभी राजा महाराजाओं के जमाने में तो नहीं है, लेकिन हम अभी कलयुग में हैं। तो कलयुग के हिसाब से आपको इसको समझना है कि अखंड साम्राज्य योग क्या हो सकता है। तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता कैसे है, तो ध्यान से सुनिए। अगर किसी का केंद्र का लॉर्ड यानी कि 1, 4, 7 और 10, अगर केंद्र का लॉर्ड यानी कि 1, 4, 7 और 10, इन घरों का लॉर्ड या फिर इन घरों का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए यानी कि 1, 5, 9 में बैठ जाए, यानी कि 1, 5, 9 में अगर बैठ जाए, तो इसको अखंड साम्राज्य योग कहते हैं। या फिर जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति किसी के कुंडली में अगर 5th हाउस का या फिर 11th हाउस का, ध्यान से सुनिए, अगर जुपिटर किसी की कुंडली में 5th हाउस का या फिर 11th हाउस का लॉर्ड या फिर स्वामी बन करके किसी के कुंडली में अगर केंद्र के घर में बैठ जाए या फिर त्रिकोण के घर में बैठ जाए, अब ऐसा कौन से लगन में हो सकता है, लगन मैटर करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे वृषभ लगन ही हो सकता है। वृषभ लगन के लिए देखिए बृहस्पति जो है वो 11th हाउस का स्वामी है। अब सिंह लगन हो सकता है, सिंह लगन के लिए देखिए कि बृहस्पति जो है वो पंचम भाव का स्वामी है। अब कुंभ लगन हो सकता है, कुंभ लगन के लिए देखिए कि बृहस्पति जो है वो एकादश घर का स्वामी है। तो आप फैक्ट को समझ पा रहे हैं ना। तो अगर बृहस्पति किसी के कुंडली में 5th हाउस का या फिर 11th हाउस का लॉर्ड हो करके अगर किसी के केंद्र के हाउस में यानी कि 1, 4, 7 और 10 में बैठ जाए या फिर त्रिकोण में बैठ जाए यानी कि 1, 5, 9 में बैठ जाए, तो भी अखंड साम्राज्य योग होता है। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही खूबसूरत योग होता है ये दोस्तों। अब तीसरे योग की बात करते हैं, जो कि है गज केसरी योगा। अब गज केसरी योग तो लगभग मैं आइडिया ये लगाता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गज केसरी योग के बारे में जानते भी है कि ये फॉर्म कैसे होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति कंजंक्ट होकर के बैठ जाए यानी कि युति बना करके बैठ जाए, तो इसको गज केसरी योग कहते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आसपास बैठ जाए यानी कि आमने सामने बैठ जाए यानी कि समसप्तक हो जाए, ठीक है, अगर समसप्तक हो जाए यानी कि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़े और चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़े, चंद्रमा के पास सिर्फ एक ही दृष्टि होता है, ठीक है। तो अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए तो भी गजकेसरी योग होता है। या फिर चंद्रमा से बृहस्पति या फिर बृहस्पति से चंद्रमा, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा से बृहस्पति या फिर बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र के हाउस में बैठ जाए यानी कि 1, 4, 7 और 10, केंद्र के हाउस मतलब 1 में तो बैठ गया तब तो वो कंजंक्ट हो ही गया, लेकिन अगर वो केंद्र के हाउस में मतलब 4, 7 और 10 में भी अगर बैठ जाए तब भी गजकेसरी योग कहलाता है। अब गजकेसरी योग होने से होता क्या है,
अब गजकेसरी योग होने से वो योग इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, स्टेटस देता है समाज में, अबंडेंस देता है, क्योंकि बृहस्पति के साथ बना है। बृहस्पति इज ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देता है। एंड नेटिव इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंशियल, रिस्पेक्टफुल एंड ऑल्सो पावरफुल। उसके बाद हम जिस योग के बारे में बात करेंगे वो है अधियोग। जी हाँ दोस्तों, अधियोग। ये अधियोग फॉर्म कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। इस योग को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, आप अगर ध्यान से इसको नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अधियोग देखिए, अगर चंद्रमा को सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर चंद्रमा से 6, 7 और 8th हाउस में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा से 6th हाउस में, चंद्रमा से 7th हाउस में, चंद्रमा से 8th हाउस में अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा है, कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन हो गया, सबसे पहले तो जुपिटर, उसके बाद वीनस, उसके बाद मरकरी, यानी कि बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। अगर ये 3 ग्रह में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से 6ठे घर में, चंद्रमा से 7th घर में या फिर चंद्रमा से 8th घर में बैठा है, तो फिर ये अधियोग कहलाता है। और ये योग होता किस लिए है दोस्तों, ये योग लग्जरी और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद जो योग है इसको कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग। लगभग ये योग भी सब लोग जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्म कैसे होता है। फिर भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी कौन, 1, 4, 7 और 10th हाउस का लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, अगर किसी का 1st हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड अगर किसी के 5th हाउस 9th हाउस के साथ या तो कंजंक्ट हो जाए या तो परिवर्तन योग बना ले, यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 5th हाउस में आ गया, 5th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 4th हाउस में चला गया, या फिर मान लीजिए कि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया, अगर इस तरह से परिवर्तन योग बना ले तब भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। या फिर दृष्टि बना ले, म्यूचुअल एस्पेक्ट अगर दोनों एक दूसरे को दे दे, यानी कि केंद्र का स्वामी भी त्रिकोण के स्वामी को दृष्टि दे दे और त्रिकोण का स्वामी भी केंद्र के स्वामी को दृष्टि दे दे, म्यूचुअल एस्पेक्ट बना ले, तब भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है। उसके बाद जो योग आता है वो है धर्म कर्माधिपति राजयोग। जी हाँ दोस्तों, या फिर इसको गौर सौरी योग भी कहते हैं। ये जुपिटर और सैटर्न से होता है, ठीक है ना, ये जुपिटर और सैटर्न से होता है। ये बहुत बड़ा ये एक योग है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये योग रहते हैं, जुपिटर और सैटर्न का गौर सौरी राजयोग या फिर धर्म कर्माधिपति योग। 9th हाउस और 10th हाउस मिलकर के ये योग बनाते हैं। ठीक वैसा ही फॉर्मूला अगर एक साथ बैठ जाए या फिर एक दूसरे को दृष्टि दे दे या फिर परिवर्तन, 9th हाउस और 10th हाउस एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग बना ले, तब भी इसको धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। और अगर जुपिटर और सैटर्न में हो गया, अगर एक साथ बैठ गए या फिर जुपिटर सैटर्न के घर में चला गया या फिर सैटर्न जुपिटर के घर में परिवर्तन योग बना ले या फिर जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट दे दे, तब भी ये गौर सौरी योग कहते हैं। दोनों एक ही तरीके से लगभग काम करते हैं। तो दोनों के लिए एक ही वाक्य जाता है कि धर्म के अनुसार कर्म करने से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगा या मिलेगी, अर्थात धर्म ही आपके लिए सफलता का मार्ग है। यानी कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आपके रथ के सारथी है और आप अर्जुन हैं। उसके बाद जो योग आता है वो है विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, विपरीत राजयोग, यानी कि 6, 8, 12 में अगर कोई संबंध बन जाए तो फिर इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। मान लीजिए कि 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला गया, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में आ गया, 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ गया। इस तरह से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए या फिर दोनों का स्वामी एक साथ बैठ गया, 6ठे भाव का 8वें भाव का स्वामी आकर के 6ठे भाव में एक साथ बैठ गया, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में से निकल करके ऐसा इंसान जीवन में सफलता पाता है और बहुत खूब पाता है दोस्तों। उसके बाद आता है नीच भंग राजयोग, यानी कि कोई ग्रह अगर आपका नीच हो गया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नीच ग्रह हो जाने से वो दुखी हो जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए कि क्या उस ग्रह का नीच भंग हुआ है कि नहीं। अगर वो नीच भंग हो चुका है तो इतना आप मान लीजिए कि पिंजरे के बाहर शेर आ गया,
लिटरली इस वर्ड को आप मान लीजिए कि पिंजरे के बाहर शेर आ गया। जब वो ग्रह आएगा ना, आपके जीवन में पीरियड आएगा ना, लिटरली ये मान लीजिए कि पिंजरे के बाहर शेर आ गया। हाँ, वो बस ग्रह जो है वो थोड़ा सा लेट फल देता है, इतना सा आप याद रखिए कि वो ग्रह थोड़ा सा लेट फल देता है, लेकिन देता अवश्य है। तो इतना आप मान लीजिए कि पिंजरे से बाहर शेर आ गया। उसके बाद जो हमारा आखिरी योग है वो है हमारा गुरु चंडाल राजयोग। जी हाँ दोस्तों, गुरु चंडाल राजयोग। आप लोग चौंक जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में, आप लोग जितने भी मतलब महान लोग हुए हैं, हमारे हिस्ट्री को कायम करके गए हैं, इतिहास रच करके गए हैं, उन लोगों की कुंडली आप उठा करके देख लीजिए, आपको उन लोगों की कुंडली में गुरु चंडाल योग दिख जाएंगे। आप एक बार अपना कॉमन सेंस लगा करके सोचिए, गुरु चंडाल योग है क्या? इसको नाम इतना भयंकर दे करके आप इससे डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअल में गुरु चंडाल योग है क्या? राहु इज ऑल अबाउट एम्पलीफाइंग। राहु सब कुछ को बढ़ा देता है, ब्लास्ट कर देता है। गुरु इज ऑल अबाउट एबंडेंस। तो आप इस दोनों को अब कंबाइन कर दीजिए, देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आता है वही तो है गुरु चंडाल राजयोग। गुरु ज्ञान का कारक है, राहु मेटेरियलिज्म का कारक है। गुरु धर्म का कारक है, राहु पाखंडता का कारक है। बस यही पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे तभी ये योग आपको गलत फल देने लगेगा, लेकिन अन्यथा ये आपको बहुत 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 ही ज्यादा सफलता दे सकता है। यहां तक कि विदेशों में भी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। तो ये था कुछ योग। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने जो कहा कि इन सब योगों के बारे में ही, इसके अलावा भी बहुत सारे योग है जिसके बारे में मैंने शायद नहीं कहा। उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, योग क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझिए कि योग होते क्या है। योग वही होते हैं कि मान लीजिए कि एक पात्र है, उस पात्र में अगर पानी है तो पानी को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा कि अपात्र में दान हो जाएगा। वो पानी तो है लेकिन वो उस पानी का कोई काम नहीं रह जाएगा। आपने अगर उस योग का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया तो उस योग का कोई महत्व ही नहीं है आपके जीवन में। बड़े से बड़े राजयोग भी आपकी कुंडली में बेकार है। इसीलिए सबसे पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।